तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। विज्ञान का या यूं कहें फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा ही आ, आपको कहीं ना कहीं आवश्यकता इसकी पड़ जाती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कक्षा 10 हो, चाहे कक्षा 11, चाहे कक्षा 12 या आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हर एग्जाम्स में इस टॉपिक को बहुत ही प्रायोरिटी या प्राथमिकता दी जाती है। तो चलिए, छोटी क्लासों में हमें इसको रटा दिया जाता है, बड़ी क्लासों में इसके डेरिवेशन रट लिए जाते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम कभी से भूले ना, और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो भी हम इसको हल कर पाए। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेडिंग है हमारी कूलम का नियम। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हम इसका स्टेटमेंट या इसका कथन देख लेते हैं। तो क्या है कथन? दो बिंदु आवेशों के मध्य मध्य लगने वाला बल। अब ये बल आकर्षण का हो सकता है या प्रतिकर्षण। तो यहां पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट जैसे जब कोई नियम होता है तो नियम का कथन कभी नहीं बदलता। यही फर्क होता है नियम और सिद्धांत में। सिद्धांत की भाषा को हम उनके शब्दों को बदल सकते हैं, लेकिन नियम के शब्दों को हम नहीं बदल सकते। यानी कि जो उसका स्टेटमेंट है हम उस स्टेटमेंट को उसी तरीके से बोलेंगे, लेकिन सिद्धांत में हम उसको कई तरीकों से बोल सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता। और नियम में ना तो उसका अर्थ बदलता है, ना ही उसके शब्द बदलते हैं। तो ये चूंकि कूलम का नियम है, और इसमें हमें वही शब्द को याद करना होता है जो उसमें दिया हुआ होता है। अब समझ लेते हैं जो स्टेटमेंट लिखा है उसको मैथमेटिकली फॉर्म यानी कि गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है। देखिए, चलिए मानते हैं कि एक बिंदु आवेश है या धनावेश लेके चलते हैं, और इस आवेश के आसपास कुछ दूरी पर एक और बिंदु आवेश है। अब इस आवेश की जो प्रकृति है, प्रकृति से मतलब नेचर, इट मींस पॉजिटिव या नेगेटिव, धनायन हो सकता है या ऋणायन हो सकता है। या तो ऋणायन होगा या धनायन होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। तो इसमें कहा है तो हम इसे Q1 मान लें और इसे Q2 मान लें। तब कथन के अनुसार दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है
आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो ये बल का नेचर इन दोनों आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये दोनों कैसे हैं। अगर दोनों बिंदु आवेश एक ही प्रकृति के हैं, चाहे वो धनायन धनायन हो या ऋणायन ऋणायन, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा। और अगर इनके नेचर विपरीत है, यानी कि धनायन ऋणायन, तब जाके इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो हम यहां अलग से लिख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या होगा, ये होगा प्रतिकर्षण, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो यह बल होगा आकर्षण का। ठीक है, तो ये बल कैसा होगा, आकर्षण होगा। चलिए, तो पहली जो लाइन है उसमें लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो बल जो है दोनों बिंदु आवेशों यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती हो गया। चलिए, इसकी दूसरी लाइन क्या है, तथा दोनों बिंदु आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के। अच्छा, अभी हमने ये नहीं बताया था कि दोनों आवेश कितनी दूरी पर है। तो दोनों हैं हमारे r दूरी पर ये है। तो जो दूसरी बात कही गई कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये जो बल होगा ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर दूरी को बढ़ाया जाए तो बल ऑटोमेटिकली घट जाएगा, और अगर दूरी को कम किया जाए तो बल बढ़ जाएगा। और समानुपाती का अर्थ होता है कि अगर एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज बढ़ेगी, एक को घटाया जाए तो दूसरी चीज भी घटेगी। और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपको हिंदी शब्दों के साथ साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए, और इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें, एक साथ मिला दें, तो यही F यानी कि बल Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। और जैसे ही समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो हमारे इसके साथ में एक नियतांक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये K Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, कि विद्युतशीलता कहलाती है, और जिसका मान होता है, मतलब K एक स्थिरांक है और इसका जो मान होता है 1/4 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहां पर एप्सिलॉन 0 को विद्युतशीलता कहा जाता है। K तो एक नियतांक है, तो इसके स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हो जाएगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, यहां से देखिएगा, ये कह दिया जाएगा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो उनके बीच की दूरी से किस प्रकार संबंधित होता है। ऑप्शन क्या दे दिए जाएंगे, F और R समानुपाती होते हैं। ठीक है, काट देना, समानुपाती होते हैं। F और R व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। F और R बराबर होते हैं। ठीक है, या F R के वर्ग के समानुपाती होता है।
इस प्रकार के ऑप्शन आपको भ्रमित करने के लिए दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसका फॉर्मूला अगर पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि जो टर्म्स आपस में आमने सामने होते वो समानुपाती होते हैं, और जो क्रॉस में होते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि कभी भी दो पद अगर गुणा में है तो आप समझ लीजिए कि वो व्युत्क्रमानुपाती होंगे, और दो पद अगर भाग में है तो वो समानुपाती होते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फॉर्मूले को तो सभी जानते होंगे। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप बहुत कुछ चीजें समझ सकते हैं कि चाल और दूरी कैसी होती है, आमने सामने है तो ये चाल और दूरी कैसी होती है, समानुपाती, जिसमें कि समय कैसा होता है, नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। अगर हम ये मान के चले कि आपके लिए 1 घंटा फिक्स करके रखा हमने कि 1 घंटा आपके पास है, तो जितनी ज्यादा चाल से आप चलेंगे उतनी ज्यादा दूरी आप तय कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको दूरी फिक्स कर दी जाए, आपसे कह दिया जाए कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, दूरी फिक्स है, तो अगर आप ज्यादा चाल से चलेंगे तो समय कम लगेगा, और कम चाल से चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए। ठीक है, तो यहां बस हम इसको केवल ये चीज समझाने के लिए हमने बताया है कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं। अच्छा, कभी कभी इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि अगर दोनों बिंदु आवेशों की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके ही आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि F जो है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, जीरो भी बोलते हैं, जैसा भी उचित लगे। तो यहां पर हमें बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा मतलब केवल उनके बीच की दूरी से है। तो अगर बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो जहां हम r लिख रहे हैं उसकी जगह पर कितना लिखा जाएगा, 2r। तो r के स्थान पर अगर हम 2r लिख दें और इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहां कितना आ जाएगा, 4r² 4r² हो जाएगा। और इस 4 को अगर आगे निकाल दिया जाए तो ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला पहले जैसा है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब जो बल है वो कितना हो गया, 1/4। यानी कि पहले की अपेक्षा अब बल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आया। और इसी के स्थान पर अगर ये कह दिया जाता कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी को हम आधा कर दें, आधा कर दें, तब क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि r को हम आधा कर रहे हैं, यानी कि r/2। तो इसी फॉर्मूले को फिर से लें, 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4, सॉरी यहां 4 नहीं है, r के स्थान पे क्या लिखेंगे, r/2 और इसका स्क्वायर करें तो ये जो r है ये r² में बदल जाएगा, और r2 है वो कितने, 4 में, यानी कि 4 में बदल जाएंगे। तो ये जो 4 है वो पलट के पहुंच जाते हैं ऊपर, यहां से आप हटा दीजिए तो ये क्या बन गया, r²। तो इस 4 को अगर आगे ले लें तो 4, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²।
तो ये पहले से कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो जब कहा जाए कि दूरी को आधा कर दें तो हमारा बल चौगुना हो जाता है, और जब दूरी को दुगना कर दें तो हमारा जो बल होता है वो 1/4 रह जाता है। तो इसी टाइप के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ऐसा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछते हैं कि बताइए कि कूलॉम का नियम क्या है, उसमें पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के प्रश्न। और जो 9th-10th की क्लास में पूछते हैं वो कूलॉम का नियम पूछते हैं, यानी कि यहां तक हल करना होता है। और अगर हम और 11th-12th की बात करें तो वहां पूरा ड्राइव करना पड़ता है, डेरिवेशन करना पड़ता है। अगर हम पॉलिटेक्निक या बीटेक वालों को कहें तो उनको और डिटेल में हल करना होता है। ठीक है, तो ये बात 9-10 तक के लिए लागू है कि वो यहां तक हल कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रूल्स के लिए अगली क्लास के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।